आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसके बारे में हमें बहुत लोगों ने बहुत दिन से कल्पना की थी कि ये दिन कब देखने को आएगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसके बारे में हमने सोचा था, जिसके बारे में आज देख के हमें लगता है कि ये दिन कभी ना देखना पड़े। दोनों ही बातें पिछले कई साल से इस देश के कोने कोने में न जाने कितने लोगों ने सोचा था एक दिन होगा जब जन लोकपाल। ये मामला सिर्फ जन लोकपाल नामक संस्था का नहीं था। मैंने बार बार कहा, ये लोकपाल की नहीं, लोकबल की लड़ाई। इस लड़ाई में लोग अपने आप को, अपनी ताकत देखना चाहते थे। सन 2011 से लेकर पिछले 4 साल तक ये जो जन लोकपाल है, ये लोगों की क्षमता, लोगों की ताकत, लोगों के संकल्प का प्रतीक बन गया। इसलिए मैं कहता हूं, आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसके बारे में बहुत लोगों ने सोचा होगा कि ये दिन कब आएगा, लेकिन आ गया क्या वो दिन? वो नहीं आया वो दिन, क्योंकि आज जन लोकपाल के नाम पे हमें जो मिल रहा है, आज जन लोकपाल के नाम पे हमें जो मिल रहा है, ये वो जन लोकपाल नहीं है जिसके लिए इस छोटी सी बच्ची ने कल्पना की होगी अन्ना जी के स्टेज पे जाके। ये वो जन लोकपाल नहीं है जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अनशन किया था। एक अन्ना दिख रहे थे, साथ में सैकड़ों लोग अनशन किए जा रहे थे। ये वो जन लोकपाल नहीं है जिसके लिए हर गांव में, हर कस्बे में लोगों ने अपने घर से बाहर निकल के मोमबत्तियां जलाई थी। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि जो दिन जन लोकपाल को पास करने के नाम पर आएगा, उस दिन हमारे साथ ऐसा धोखा होगा, ऐसा छल होगा जो आज हो रहा है। आप सब लोग बस आप सब लोग पिछले 4 दिन से लगातार यहां चौकीदारी कर रहे हैं। रोज जब असेंबली यहां बैठती है, आप लोग यहां बैठ रहे हैं क्योंकि आप इस देश के उन लाखों लोगों के प्रतीक के रूप में यहां बैठ रहे हैं जिन्होंने अपनी आशा, जिन्होंने अपनी उम्मीद इस जन लोकपाल पे लगाई थी। लेकिन उसके बदले में क्या मिला? आज संयोग से इस सरकार के एक बड़े प्रतिनिधि मेरे को टेलीविजन स्टूडियो में मिल गए। रात को 9 बजे आप वो प्रोग्राम देख लेंगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई, आप कह रहे हो कि पूरे देश का सबसे मजबूत लोकपाल बन रहा है, आप कह रहे हैं बधाई हो, जिस लोकपाल की कल्पना की थी वो आ गया। आप कह रहे हैं कि इस देश में जैसे लोकायुक्त हैं, लोकपाल हैं, उनमें सबसे सशक्त लोकपाल आ जा रहा है। तो आप ऐसा करो, मुझे कोई एक चीज बता दो। मैंने कहा ज्यादा नहीं, अगर देश का सबसे सशक्त लोकपाल आप बना रहे हो, कम से कम 10 एक चीजें तो होंगी तो दूसरों से बेहतर है आपकी। आप मुझे एक गिना दो, एक बात बता दो जो आपके दिल्ली के लोकपाल बिल में है, जो पड़ोसियों के लोकपाल में नहीं है, जो उत्तराखंड के लोकपाल में नहीं है, जो कांग्रेस के बनाए हुए दिल्ली के लोकपाल में नहीं है, जो केंद्र सरकार का जो लोकपाल बिल बनाया था उसमें नहीं है। कहते बहुत चीजें हैं, मैंने कहा एक गिना दो ना। तो
कहते हम वहां पे संपत्ति जब्त करेंगे भ्रष्टाचारियों की। मैंने कहा ये तो हर लोकपाल बिल के अंदर लिखा हुआ है। फिर कहते हम अपराधी को उम्र कैद दिलवाएंगे। मैंने कहा ये भी लिखा हुआ है। और दूसरी बात याद रखिए, कैद सजा देने वाला लोकपाल नहीं होगा, वो तो कोई जज होगा। लोकपाल तो सिर्फ अपनी जांच करके उस जज के पास भेजेगा। अब पगले झांकने लगे। मैंने कहा अब आप इजाजत दें तो मैं आपको गिनवाऊं कई चीजें जो पड़ोसियों के राज्य में, जो आपके लोकपाल में नहीं है। मैंने उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया। वो कहते उत्तराखंड तो हमने बनवाया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सच बात यही है, उत्तराखंड राज्य का जब लोकपाल का बिल बन रहा था तो प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल ने बनाया था। मैंने कहा भाई सच्ची बात है, आपको श्रेय मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन वो जो इतना अच्छा बिल आपने बनवाया था, जो दवाई आपने पड़ोसी को दी थी, कहा वाह बहुत अच्छी दवाई है, वो दवाई खुद क्यों ना खाई आपने? जो दवाई पिछले साल आपने घर में ला के रखी थी, कहा था दुनिया को कि मैं दवाई खाने जा रहा हूं, पर देखो ये कांग्रेसी और ये बीजेपी वाले मुझे खाने नहीं दे रहे, इसलिए मैं एक बार नहीं 100 बार इस कुर्सी को लात मारता हूं। पर जब कुर्सी आपको अच्छे से मिल गई, तब दवाई की पुड़िया क्यों नहीं खोली आपने? ये सवाल होता है। मैंने पूछा उनसे कि भाई ये बता दो कि पिछले साल ही जो आपने बिल बनाया था, उसमें और आज में क्या क्या फर्क हो गया? दुनिया क्या क्या बदल गई है? पिछले एक साल में दुनिया में क्या बदलाव हो गया जो आपको अपना लोकपाल बदलना पड़ा? वो कहते नहीं नहीं वही है, वही है। मैंने कहा फिर ये कुमार विश्वास वाली बातें ना करो। वो कह रहे थे डिट्टो वही है, फुल स्टॉप वही है, कॉमा यही है। मैंने कहा वो वाली बातें छोड़ दो, क्योंकि संयोग से मेरे हाथ में है, दोनों में दिखा दूंगा। इस आए बाएं बातें न करो, वही तो नहीं है। पर ये बताओ कि बदला क्यों? कहने लगे कि कानून तो बदल सकता है, बदलता नहीं है। बदलते हैं कानून तो। मैंने कहा भाई जरूर बदलते हैं, लेकिन कोई वजह तो होती है। क्या हो गया? पिछले एक साल में दुनिया में भ्रष्टाचार बदल गया क्या? भ्रष्टाचार पकड़ने के तरीके बदल गए क्या? कोई नए कानून दुनिया में आ गए क्या? नहीं तो आपका बिल क्यों बदल गया? कहते कोई ज्यादा बड़े बदलाव नहीं है। मैंने कहा आप इजाजत दे तो गिनवा दो। मैंने कहा ये लोकपाल की नियुक्ति की बात आपने बदल दी है। कहते नहीं नहीं, उसके बाद अन्ना के सुझाव आके हमने उसे ठीक कर लिया। मैंने कहा भाई ये फ्रॉड भी ठीक कर लो आप अपना। पहली बात तो ये कि अन्ना का जो सुझाव है वो तो वो सुझाव नहीं है जो आप बता रहे हैं। अन्ना क्या कहते हैं? आज हमने पूरे 12 मिनट की फिल्म पूरे मीडिया को दिखा दी। शांति भूषण जी थे, प्रशांत भूषण जी भी थे। हमने सारे मीडिया को दिखा दी कि अन्ना क्या कहते हैं। अन्ना कल पुणे में बैठ के स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई मैंने आराम से पूछ लिया, सब लोगों से समझ ली है बात, और ये 2014 का बिल ही मुझे चाहिए और कोई बिल मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर भी अगर आप 4 दिन पुरानी बात कहते हो जब आप उनसे मिलने गए थे, तो भाई ये बात समझने के लिए कि लोकपाल की नियुक्ति सिर्फ सरकार और नेताजी नहीं करेंगे, ये बात सुनने के लिए आपको पुणे जाने की क्या जरूरत थी? ये बात तो नहीं बता देता। ये बात तो आप अपनी स्पीच खुद सुन लेते, आपको पता लग जाती, क्योंकि कितनी बार कह चुके हो। कहते हाँ हाँ ये बात है, अन्ना ने हमें कहा कि इसमें राजनेताओं की संख्या कम होनी चाहिए। मैंने कहा ना भाई, कम होने का नियम नहीं था। रामलीला मैदान में हम क्या कहते थे कि लोकपाल को चुनने वाली जो समिति होगी उसमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की होगी जो कि नेता और नेता के द्वारा बनाए गए नहीं थे। ठीक बात है ना? तो इसलिए हमने वहां कहा था
कि 9 लोग कुल होंगे, उनमें से 2 राजनेता होंगे, 2 नेता 7 दूसरे लोग। पिछले साल के कानून में आपने थोड़ा सा बदल दिया, 2 नेता और 5 दूसरे लोग, चलो वो भी ठीक है, इतना बदलाव हो सकता है। लेकिन इस बार आपने क्या किया, 4 में से 3 नेता, और जो कल रात को आपने बदलाव किया है, आज जो इसका ढिंडोरा पीटेंगे, उसका मतलब ये हो जाएगा 4 नेता और 2 दूसरे लोग। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। कुल 4 लोगों की चयन समिति पहले थी, मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष, स्पीकर और एक जज साहब। अब कल जो इन्होंने बदलाव किया है वो ये है कि एक जज के साथ दूसरा जज कर दिया है, ठीक है, तो 2 हो गए, और कहा है कि पहले 4 लोग मिलके एक विशिष्ट व्यक्ति को चुनेंगे। अब जिन 4 में से 3 नेता हैं वो किसको चुनेंगे, एक और नेताजी को चुनेंगे या उनके व्यक्ति को चुनेंगे। वो जितेंद्र तोमर जी को भी चुन सकते हैं, विशिष्ट तो है, बड़े विशिष्ट, उन जैसा विशिष्ट नेता देखा आपने, कई साल से देखा नहीं हमने। तो यानी कि 3-1 की बजाय अब ये 4-2 हो गया। बहुमत नेताओं की जेब में रहा, बहुमत सरकार की जेब में रहा। मैंने कहा भाई ये तो रामलीला मैदान में नहीं कहते थे। फिर मैंने कहा ये जो लोकपाल को हटाने का नियम है, इसमें भी चोरी हो गई। रामलीला मैदान में हम कहते थे कि ये जज के बिना नहीं हो सकता, सिर्फ जज फैसला करेंगे। उन्होंने कहा हाँ, वो भी हमने अन्ना से सीख लिया, अन्ना ने बता दिया। मैंने कहा वो भी वैसे आप ही खुद कहा करते थे रामलीला मैदान में। लेकिन जो आपने अमेंडमेंट किया है, कल जिस पे भी अमेंडमेंट हुआ है, और वो अमेंडमेंट क्या है कि जज से पहले पूछा जाएगा, और जज जब कहेगा कि भ्रष्ट है तो उसके बाद फिर असेंबली में आएगा, 2/3 बहुमत से पास होगा। यानी कि आधी बीमारी तो सुलझ गई, आधी नहीं सुलझी। हम रामलीला मैदान में क्या कहते थे कि सिर्फ जज से पूछा जाएगा, और अगर जज कहता है कि लोकपाल भ्रष्ट है तो उसे निकालना पड़ेगा। तो आपने आधी बीमारी का तो इलाज कर दिया कि अगर कोई ईमानदार लोकपाल हो तो उसे निकाला नहीं जा सकता मंत्री, सिर्फ असेंबली द्वारा, क्योंकि अब जज बीच में आ गया है। लेकिन अगर कोई बेईमान हो जिसको जज कह रहा है कि निकालना है, उसको तो आज आप फिर बचा लोगे, 2/3 बहुमत तो आपके पास है। तो ये बात तो आप नहीं कहते थे रामलीला मैदान में। क्या हुआ, क्यों बदल गए? मैंने कहा ये 2 बातें छोड़ दो, बाकी बातें गिन लो भाई। रामलीला मैदान में हम कहते थे पारदर्शिता, हर चीज जनता के सामने होनी चाहिए, खुली प्रक्रिया से चयन होना चाहिए। वो प्रक्रिया कहाँ गई? सर्च कमेटी कहाँ गई? पिछले साल आपने लगाई थी, इस साल क्यों निकाल दी? आप कहते थे कि लोकपाल के काम में पारदर्शिता होनी चाहिए, लोकपाल की जो भी कार्रवाई होगी वो वीडियो में होगी और पूरी जनता को उपलब्ध होगी। वो वाला सेक्शन क्यों निकाल दिया आपने? हम कहा करते थे कि वहां इन्वेस्टिगेशन, जांच की पूरे अधिकार लोकपाल के हाथ में होंगे। लोकपाल अपने जांच अफसर बनाएगा, उनके नियम बनाएगा, उनसे काम कराएगा। अब लोकपाल दिल्ली सरकार की तरफ टुकुर टुकुर देखेगा कि जी मेरे को दे दो, जैसे बाकी सारे कमीशन देखते हैं। तो इसका क्या हुआ? मैंने पूछा, और हम सबको पता होना चाहिए, पिछले साल के बिल में चीफ मिनिस्टर का नाम था। पिछले साल के बिल में स्पष्ट लिखा गया था कि जिन लोगों पे कार्रवाई हो सकती है उसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए सब लोग शामिल हैं। इस बार वो गायब है, इस बार नाम ही नहीं है। भाई क्यों नहीं है? वो पूरा क्लॉज ही हटा दिया जिसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट को डिफाइन किया हुआ है। पहले था कि सरकारी कर्मचारी का मतलब होगा ये और उसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और एमएलए शामिल होंगे। इस बार सरकारी कर्मचारी की परिभाषा ही हटा दी उसने जो पूरी तरह से। ऐसे कई चीजें गिनवा दी मैंने कहा भाई ये तो डकैती है, दिन दहाड़े डकैती है, और आप कह रहे हो वही है। थोड़ा तो ईमानदारी बरतो, कह दो मजबूरियां थी, बता दो पिछले 1 साल में क्या मजबूरियां आ गई, बता दो।
कि भाई 20 MLA आ गए, अब उनको संभालना भी पड़ेगा। 67 से कम 20-25 तो ऐसे हैं जो अगर कल को लोकपाल बन गया तो उनका नंबर लग जाएगा। तो मजबूरी आ गई आपकी, बता दो मजबूरी ईमानदारी से, कम से कम आदमी समझ तो जाए कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ये आज जन लोकपाल के नाम पे जो हो रहा है ये मजाक है, ये चोरी नहीं डकैती है, ये फरेब है। और अफसोस की बात कि कल तक जो हमारे दोस्त थे, जिन लोगों पे इस मुल्क ने भरोसा किया था कि वो इस लोकपाल को लेके आएंगे, आज वही लोग इस फरेब के, इस डकैती के सबसे अगवा हो रहे हैं। लेकिन आज हम यहां सिर्फ अफसोस जताने नहीं आए। चोरी डकैती इसकी बात करना सही है क्योंकि ये हुआ है, लेकिन जो हिम्मत वाले लोग होते हैं वो सिर्फ शिकायत नहीं करते। शिकायत करने का काम सिर्फ वो करते हैं जो बेचारे होते हैं। आप और मैं बेचारे हैं क्या? बेचारे नहीं है ना हम। अगर बेचारे नहीं हैं तो हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे। शिकायत करना, रोना, अरे मेरी पॉकेट चली गई, अरे मार लिया, अरे उस डकैत ने मुझे ये कर लिया, ये शोभा नहीं देता। पहली बार जब हो जाता है तो इंसान का पहला तो यही होता है अरे क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो संकल्प वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं ये आगे से होने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आज अफसोस का दिन नहीं है। अफसोस का दिन हो सकता है वो, आज संकल्प का दिन है। ये दिन जिसका हमने इंतजार किया था, वो दिन वो नहीं निकला जिसका हमने इंतजार किया था। तो आज हमें संकल्प लेना होगा। वो संकल्प क्या? कि हम रामलीला मैदान से जो लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई को कम से कम हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरे लोग भले इस रास्ते से भटक गए हों, जब आप लंबे सफर में चलते हैं, कहीं रास्ते में पेड़ छाया दिख जाती है, 4 दोस्त जाके बैठ जाते हैं वहां पे। अगर कुर्सी लगी हो तो 4 की बजाय 8 बैठ जाते हैं वहां। आप अपना रास्ता नहीं छोड़ते। आज का दिन है अपने संकल्प को दुगना करने का। आज का दिन है अन्ना आंदोलन के, देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के उन तमाम सिपाहियों को जोड़ने का। आज का दिन है घर घर ये संदेशा ले जाने का। आज दोपहर को शांति भूषण जी याद दिला रहे थे, वो कह रहे थे कि जब ये जन लोकपाल का विधेयक बना, इसे बनाने वाले 5 लोग थे। शांति भूषण, अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल। इन 5 लोगों ने मिलकर ये जन लोकपाल का बिल बनाया था। शांति भूषण जी ने पूछा, आज उन 5 में से 4 लोग कह रहे हैं कि ये वो बिल नहीं था जो हमने बनाया था। आप कह दो प्रशांत भूषण आपके खिलाफ हैं, आप कह दो शांति भूषण जी ने आपके खिलाफ बयान दिया था, लेकिन भाई ये जस्टिस संतोष हेगड़े तो किसी के साथ नहीं है, किसी पार्टी के साथ नहीं थे। पहले दिन से उन्होंने कहा था मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, ना किसी के पक्ष में ना किसी के खिलाफ। वो जस्टिस संतोष हेगड़े आपके बिल के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? और ये अन्ना हजारे क्यों कह रहे हैं कि 2014 का बिल चाहिए, ये वाला बिल कबूल नहीं है? इसलिए कि सच यही है और ये सच हमें और आपको जनता तक लेके जाना है। आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम एक नई शुरुआत करेंगे। जैसे रामलीला मैदान से पहले शुरुआत हुई थी जंतर मंतर में, बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी वहां। कभी कभी लोग कहते थे टीवी वालों की संख्या ज्यादा है, लोगों की संख्या कम है। लेकिन जब संकल्प से लोग निकलते हैं तो कारवां बढ़ता जाता है। तो बस हमें संकल्प से चलना है। अन्ना आंदोलन के
जन लोकपाल आंदोलन के सिपाही इस देश के कोने कोने में हैं, गांव-गांव में हैं, हर कस्बे में, हर मोहल्ले के अंदर सिपाही हैं। आपको, मुझे, हम सबको उन सब तक संदेश लेके जाना है। और आज उन सब की तरफ से, उन लाखों लोगों की तरफ से हमें यहाँ पे संकल्प लेना है कि हम जैसे रामलीला मैदान में सच और सत्ता का संघर्ष था, सत्ता बड़ी बिल्डिंग के अंदर थी और सच सड़क के ऊपर मैदान पे खड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही आज भी सच और सत्ता की लड़ाई है। वैसे ही आज सत्ता बिल्डिंग के अंदर है, रंगारंग कार्यक्रम थोड़ी देर में होने वाला है और सच सड़क के ऊपर खड़ा है। दोस्तों, हमें इस लड़ाई की शुरुआत करनी है और इस लड़ाई की शुरुआत करने के लिए मेरा अनुरोध होगा कि हम दो छोटी चीजों से शुरुआत करें। एक छोटे प्रतीक से हम इस लड़ाई की शुरुआत करें और उसके बाद एक काम करेंगे। छोटा प्रतीक है, यहाँ इसी सड़क पे थोड़ा सा आगे जाके 26 नंबर राजपुर रोड, ये 26 नंबर अलीपुर रोड है। 26 अलीपुर रोड वो जगह है जहां इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर रहा करते थे। अब वहां पे एक राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है। अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम वहां तक चलें। 100-200 कदम है, शायद 500 कदम होगा। वहां तक चलें, वहां जाके मोमबत्तियां रखें और इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के सामने खड़े होकर संकल्प लें कि इस देश के संविधान को बचाने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का संघर्ष हम जारी रखें।